नमस्कार दोस्तों, रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर अब तक राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित 3 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं। आज का लेक्चर उसी क्रम का अगला भाग होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको थोड़ा रिकैप करा देता हूं कि पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले लेक्चर में मैं आपको राजनीति शास्त्र, राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में बताया था। दूसरे लेक्चर में मैंने संविधान का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर बताया था। तीसरे लेक्चर में हमने भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पढ़ी थी और आज का लेक्चर भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को ही आगे बढ़ाएगा। तो चलिए, आप भी एक कॉपी और पेन निकाल के बैठिए, जिससे कि मैं जब आगे पढ़ाना शुरू करूं तो आप उसको नोट करते रहें। और कई जगहों पे मैं आपको बोल भी दूंगा कि आप ऐसे नोट कर लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो ये सही है नहीं। बोर्ड पर मैं आपको समझाऊंगा और कुछ लिखना होगा तो मैं जो बोलूँगा उसको आप लिख लीजिएगा, लिखते चलिएगा। या फिर कुछ ऐसी बात होगी मुझे लगेगा कि लिखवाने लायक है तो उसको बोल के मैं लिखवा भी लूँगा। तो इसलिए आप एक पेन और कॉपी साथ में ज़रूर रखें। चलिए, तो आगे बढ़ाते हैं। हम लोग भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात कर रहे थे। उसमें से एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि हम बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब ये क्यों मूल विशेषता और इसको हम महत्वपूर्ण विशेषता मान रहे हैं? देखिए, इसको समझ लेते हैं कि भारत का संविधान जो है एकल नागरिकता की बात करता है, तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता कैसे हो जाती है। देखिए, भारत का जो संविधान है या भारत जो है, भारत अगर हम यहाँ देखें कि जो हमारा भारत है, इसमें आप अगर आर्टिकल 1 पे जाएंगे, खैर अभी तो पढ़े नहीं हैं आप लोग, बस समझ लीजिए कि आर्टिकल 1 में जाएंगे आप, तो यहाँ एक बात लिखता है कि भारत, हिंदी में लिखता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। अब देखिए, संघ बोला है ना, इस संघ के लिए इंग्लिश में जो शब्द होता है वो होता है फेडरेशन। फेडरेशन शब्द होता है या फेडरल बोल सकते हैं। तो और जब हमारे संविधान का इंग्लिश शब्द देखेंगे तो इस संघ के जगह पे यूनियन लिखा हुआ है। इस संघ के जगह पे यूनियन लिखा हुआ है। अब आपको ये बात समझने लायक है कि देखिए, बोल रहा है मैंने आपको विशेषता क्या बताया कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्यों ये विशेष है? विशेष इसलिए है कि अनुच्छेद 1 में बताया गया है भारत राज्यों का संघ होगा, और संघ का इंग्लिश जो फेडरेशन होता है या फेडरल होता है, उस फेडरेशन या फेडरल को न लिखकर क्या लिखा है? यूनियन। और यूनियन का मतलब क्या होता है? एकात्मक। यूनियन का मतलब होता है एकात्मक। देखिए, अब दो बातें आपको और समझ लेनी चाहिए कि ये एकात्मक, उसके बाद ये संघ और परिसंघ, ये क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं, एकात्मक को यूनियन बोल देंगे। ऐसे ही संघ को आप अभी देखे हैं कि फेडरेशन या फेडरल बोल देंगे, और परिसंघ को कुछ लोग हिंदी में महासंघ भी लिख देते हैं, और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन, बहुत से स्टूडेंट को इसमें दिक्कत जाती है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा यहाँ इसको अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो एकात्मक मतलब क्या है? देखिए,
एकात्मक का मतलब ये है कि ये जो देश है, इस देश में पूरा एक ही भाग है, इसके अलग अलग राज्य नहीं बने हैं, इसके अलग अलग ऐसे राज्य नहीं बने हैं। या ऐसा आप बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो एकात्मक का मतलब ये होता है कि इसमें एक ही स्तर पर केवल सरकार रहेगी, केवल एक ही सरकार रहेगी केंद्र की, और अलग अलग राज्य नहीं होते, उन राज्यों का अपनी सरकार नहीं होती है। ये जो केंद्र की सरकार होती है यही क्या करती है, कुछ छोटे छोटे काउंटी में या क्षेत्रों में उसको बांट देती है, और उसी के प्रशासनिक अधिकारी या उसी के मंत्री क्या करते हैं, इसमें भी काम देख रेख करते हैं या शासन चलाते हैं। जिससे कि अब बड़ा है तो एक ही जगह तो बैठ के शासन चलेगा नहीं, तो सरकार ने क्या किया है कि अपने छोटे छोटे पार्ट बनाकर और इनको काउंटी बना दिया है। ब्रिटेन में देखेंगे, अगर क्रिकेट आप सुनते होंगे तो हम बोलते हैं कि काउंटी जो क्रिकेट है शुरू हो गई है। तो काउंटी अक्सर एकात्मक वाले जो देश है वहाँ ही सुनने को आपको मिलता है काउंटी, क्योंकि इन काउंटियों में ये क्या करते हैं कि ये जो काउंटी है इनमें इनका अलग अलग प्रतिनिधि रहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, और वो शासन प्रशासन की व्यवस्था देखते हैं। लेकिन जो मूल सरकार होती है वो एक ही होती है, केंद्र की होती है। तो एकात्मक जो होता है यूनियन मतलब क्या हो गया कि एक ही सरकार है, एक स्तर पर सरकार है, उसमें दो स्तर पर सरकार नहीं मिलेगी आपको, एक ही सरकार मिलेगी। संघ में क्या होता है कि संघ में एक केंद्र होता है और एक राज्य होता है। हालांकि राज्य क्या है इसमें भी आपको दिक्कत हो सकता है, तो मैं बताऊंगा। केंद्र ना बोलकर आप चाहें तो इसको संघ बोल सकते हैं। तो देखिए, संघ और राज्य होता है, और वहाँ पे क्या होती है, संघ और राज्य में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है कि संघ ये काम करेगा, ये काम संघ के जिम्मे हैं, ये काम क्या है, राज्य के जिम्मे हैं। ऐसे संघ और राज्य के बीच में स्पष्ट शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। और एक और बात इसमें है कि संघ की सरकार अलग रहेगी और जो राज्य रहेंगे उनकी सरकार अलग रहेगी। जैसे आप देखें अमेरिका में, तो अमेरिका में हर एक राज्य के अपने अलग अलग गवर्नर होते हैं, मतलब उनकी एक अलग अलग सरकार होती है, और पूरे संघ लेवल पर एक सरकार होती है जो अभी ट्रंप के जाने के बाद बिडेन बने हैं राष्ट्रपति। तो यहाँ पे क्या है कि दो स्तर पे सरकार हो रही है, संघ पे सरकार है और राज्य में भी सरकार है। हाँ, नीचे भी हो सकता है। खैर, जैसे भारत में आप देखेंगे संघ, राज्य, और फिर हमने 73वां और 74वां संविधान संशोधन पिछले लेक्चर में बताया था, उसके माध्यम से हमने क्या किया है, जो स्थानीय निकाय है उनमें भी शक्तियां बांट दी हैं कि राज्य ये काम जो है, जो नगर पंचायतें हैं और ग्राम पंचायतें हैं उनको दे देगा। खैर, वो राज्य के अंदर ही आ रहे हैं, तो उसको आप आगे जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझेंगे। वही बस ये समझिए कि संघ का मतलब क्या है, बोलेंगे ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है, और केंद्र की अलग सरकार होती है और राज्य की अलग सरकार होती है। तो अमेरिका में हमने देखा कि राज्य की अलग सरकार होती है उनकी, और केंद्र या संघ जो है उसकी सरकार अलग होती है। और ब्रिटेन में मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन में सिर्फ एक ही सरकार है, और नीचे स्तर पे आप देखेंगे तो कोई और सरकार नहीं मिलेगी। हाँ, इसी सरकार के अंडर में आने वाले निकाय क्या करेंगे, छोटे छोटे काउंटियों में प्रशासन अच्छे से चलाएंगे बांटकर। तो इसमें अब अगर परिसंघ की आप बात करें तो आज तो परिसंघ किसी को किसी भी एक देश को कहना उचित नहीं लगता है, फिर भी आप कन्फेडरेशन मतलब क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर संघ बनाए हैं। इसमें क्या होता है, एक बड़े लेवल के देश, जैसे मान लीजिए आप, इससे पहले यूएसएसआर हुआ करता था, 1990-91 में ये कोलैप्स हो गया। तो इसमें आप देखेंगे तो आज के जो कजाकिस्तान है, आज का जो उधर चले जाएं आप यूक्रेन है, आज का जो लातविया है, लिथुआनिया है, ये सारे क्या थे, उस समय यूएसएसआर के पार्ट थे। तो इसमें क्या है, बहुत बड़े बड़े देश आपस में
मिलते हैं और एक संघ बना लेते हैं, तय कर लेते हैं कि ये वाला जो काम है संघ करेगा, बाकी सब राज्य करेंगे। ये बहुत कमज़ोर भी होता है। देखिए, परिसंघ जो होता है वो बहुत कमज़ोर भी होता है, बहुत आसानी से टूट जाता है। जब देश चाहेंगे कि मुझे संघ में नहीं रहना है, परिसंघ में नहीं रहना है, तब आसानी से वो अलग हो सकते हैं। तो ये आसानी से टूट जाता है। ये वाला जो संघ है, इसमें भी जो मुख्य इसका स्ट्रक्चर है उसमें ये होता है कि राज्य चाहें तो अलग हो सकते हैं। यहाँ पे राज्य जो है अलग हो सकते हैं। हालांकि अमेरिका में अब राज्य को अलग होने का शक्ति नहीं है, अलग होने का अब उनके जो शक्तियाँ प्राप्त थी वैसा नहीं है। खैर, वो अलग बात है। अब हम बात करें अगर भारत में, देखिए तो भारत में क्या है, संघ है अर्थात केंद्र की सरकार है और राज्य की भी सरकार है। तो भारत में संघ जैसा भी कुछ चीज़ें दिखाई दे रहा है। और आप खुद सोचिए कि यहाँ नागरिकता, अगर संघ, एक नागरिकता संघ का रहेगा और एक नागरिकता राज्य का रहेगा। अमेरिका में आप जाएंगे तो अमेरिका में हर एक व्यक्ति के पास दो नागरिकता है। एक तो जिस राज्य में वो रहता है उस राज्य की नागरिकता, और दूसरा संघ की, यूएसए की नागरिकता। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कैलिफोर्निया में कोई व्यक्ति रहता है तो उसके पास एक नागरिकता रहेगी कैलिफोर्निया का और दूसरा नागरिकता रहेगा किसका, यूएसए का। तो संघ में हम देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति तो भारत में भी है, केंद्र है और राज्य है। लेकिन केंद्र और राज्य के होने के बावजूद भी हमारे देश में क्या है, एकल नागरिकता है, सिर्फ एक नागरिकता है, भारत की नागरिकता। आप मध्य प्रदेश की नागरिकता, उत्तर प्रदेश की नागरिकता, हरियाणा की नागरिकता प्राप्त नहीं करते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, केवल भारत की नागरिकता होती है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ तो आप देखेंगे तो नागरिकता एक ही रहेगी, क्योंकि एकात्मक है ना, एक ही सरकार है, वही चलाएगी, देखेगी। हाँ, सरकार फिक्स नहीं है, सरकार चुनाव के द्वारा बदलती रहेगी, लेकिन जब रहेगी तो एक ही सरकार रहेगी। उसी के अंडर वाले छोटे छोटे संस्थान क्या होंगे, यहाँ पे पार्ट में बांट कर शासन चलाएंगे। तो इसमें तो पक्का है कि भाई जो नागरिकता रहेगी एक ही रहेगी। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हम देख रहे हैं, क्योंकि भारत में ये स्थिति तो नहीं है कि पूरा केवल एक ही एकात्मक है। आप देख रहे हैं कि भारत में संघ भी है और राज्य भी है, ये चीज़ हमको दिखाई दे रही है। लेकिन नागरिकता फिर भी हमारे यहाँ कैसा है, एकल है। मतलब हमने क्या किया है, इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला है। हमने फेडरेशन, इसको इंग्लिश में नहीं बोला, क्योंकि इंग्लिश में मूल रूप से हमारा संविधान लिखा है। आप देखेंगे तो संविधान हमारा मूल रूप से इंग्लिश में लिखा गया था, बाद में हिंदी रूपांतरण हुआ था। तो फेडरेशन वहाँ शब्द ना प्रयोग किया गया है, अर्थात वो लोग ये वाला नहीं काम किए हैं कि संघ और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा रहेगा और जब चाहेंगे तब राज्य अलग हो जाएंगे, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए फेडरेशन ना प्रयोग करके यूनियन प्रयोग किया इंग्लिश में, मतलब ऐसा कर दिया। और हिंदी में क्या बोल दिया है, संघ, हिंदी में ऐसी बात कर दिया है। तो इसलिए ये विशेष बात है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और भारत को आप बोलेंगे क्या कि भारत एकात्मक है या संघ है या परिसंघ है, तो परिसंघ तो खैर नहीं है, संघ है। जो संघ और एकात्मक का, यूनियन का ढांचा ग्रहण किए हुआ है। जैसे मान लीजिए आपातकाल लग जाए, तो आपातकाल में देखेंगे आप, हमारी केंद्र की सरकार ही पूरे हर एक राज्य का, मतलब टोटल भारत का शासन प्रशासन देखने लगती है, तो पूर्णतः एकात्मक हो गई। आपातकाल नहीं है तो ये भी प्रशासन कर रही है, ये भी प्रशासन कर रही है। तो इसलिए ऐसा काम तो किया गया है, लेकिन ज़्यादा झुकाव हमारा किधर है, एकात्मक की तरफ है। इसलिए भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ये क्यों विशेष है, क्योंकि हमें कई बार लोग आपको पढ़ाएंगे, आप बताएंगे कि अर्धसंघीय मॉडल है हमारा, मतलब कुछ इसका है कुछ इसका है। अर्धसंघीय आप बोल सकते हैं, या फिर आप यूनियन ही बोलेंगे, संघ बोलेंगे, चलेगा। अच्छा, कॉन्फेडरेशन की बात मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें बहुत बड़े बड़े देश मिलकर आपस में क्या करते हैं, एक समझौता करते हैं और एक साथ अपना शासन प्रशासन, आगे जो भी है चीज़ें काम करने लगते हैं। लेकिन जब चाहें तब वो अलग हो सकते हैं। वर्तमान समय में इस टाइप का परिसंघ उतना देखने को नहीं मिलता।
ऑस्ट्रेलिया को हम बोल सकते हैं थोड़ा ऐसा, और ऐसे ही मतलब अब लगभग ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद। चलिए, तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्यों महत्वपूर्ण विशेषता है मैंने आपको बताया। अच्छा, आगे हम देखेंगे कि एक और बात थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर अगले विशेषता पर चलें। ये राज्य, देखिए राज्य वाले शब्द से कई बार आपको समस्या हो सकती है। राज्य हम बोलते हैं तो एक्चुअल में जो राज्य है, जैसे मध्य प्रदेश को हम एक्चुअल राष्ट्र राज्य बोले, सही नहीं है। मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश क्या है, भारतीय राज्य हैं, इंडियन स्टेट्स हैं। तो राज्य क्या होता है, तो आप देखेंगे राज्य की परिभाषा में ये बताई गई है कि राज्य 4 तत्वों से मिलकर बनता है। राज्य 4 तत्वों से मिलकर बनता है, जिसमें पहला तत्व क्या है, निश्चित भूभाग। अगर राज्य है तो उसका निश्चित भूभाग होगा। अच्छा, थोड़ा हम तुलना करते चलें। मैंने यहाँ पे एक राज्य ले लिया है हरियाणा, और यहाँ एक राज्य ले लिया है भारत। आपको भारत राज्य सुनकर थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा। हरियाणा और भारत, हम देखते हैं कि इसमें से रियल में राज्य कौन है इस परिभाषा के अनुसार। तो निश्चित भूभाग, हरियाणा का भी एक निश्चित भूभाग है और भारत का भी एक निश्चित भूभाग है। कैसे, आप देखेंगे हरियाणा का भी एक मैप मिलता है, और वैसे ही अगर आप देखेंगे तो भारत का भी मैप मिलता है। तो भारत का भी एक भूभाग है और हरियाणा का भी एक भूभाग है। अभी तक तो लग रहा है कि दोनों राज्य हो जाएंगे। दूसरा क्या होता है, जनसंख्या। जो निश्चित भूभाग है उसकी उस पर जनसंख्या होनी चाहिए। तो देखिए, हरियाणा का भी जनसंख्या अगर आप याद करना चाहेंगे, ढूंढना चाहेंगे तो मिल जाएगा। तो इसकी भी जनसंख्या है और भारत की भी जनसंख्या है। फिर आप देखेंगे तो वहाँ एक सरकार होनी चाहिए, वहाँ एक सरकार होनी चाहिए। तो फिर आप देखेंगे सरकार हरियाणा में भी है और सरकार भारत में भी है। भारत में मोदी सरकार है या मोदी के प्रधानमंत्रित्व में सरकार है, और आप देखेंगे हरियाणा में तो उसमें भी सरकार है, जो अभी सीएम वहाँ के मनोहर लाल खट्टर हैं। अच्छा, तो सरकार हम देख रहे हैं ये भी सब में है, दोनों में है। अब यहाँ हम देखेंगे क्या, जो सरकार रहे उसके पास क्या होनी चाहिए, संप्रभुता। अब संप्रभुता क्या है, पहले थोड़ा इसको समझ लीजिए। हालांकि बहुत ब्रॉड शब्द है ये, इसमें बहुत कुछ चीज़ें आ जाती हैं। आपको बस ये समझना है अभी इस लेक्चर के लिए कि संप्रभुता मतलब ये होता है कि राज्य अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा कानून बनाए, नियमों का पालन करके। उन कानून को बनाने के लिए या बनाने से कोई दूसरा देश आपको रोकेगा नहीं। जैसे देखिए, भारत ने 370 जब हटाया अनुच्छेद, तो वो बात अलग है कि पाकिस्तान के बोलने से यहाँ वहाँ थोड़ी बातें हुई, लेकिन क्या कोई आके रोका भारत को? तो भारत अपने आंतरिक फैसले जो हैं, जो सरकार है आंतरिक फैसले अपने इच्छा से नियमों के तहत तय कर सके, बना सके, और बाहरी जो उसके संबंध है वो बाहरी संबंध भी किसी और के दबाव के कारण नहीं हो, जैसा चाहे वैसा वो बाहरी देशों से भी संबंध बना सकती है। जैसे देखिए 1970-71 में हमने जो यूएसएसआर सोवियत संघ है उससे शांति मित्रता ऐसी संधि किया था। उस समय हमको लगा कि फ़ायदा उससे है, तो उससे हमने अपना संबंध बना लिया, और आज हम अमेरिका की तरफ झुक रहे हैं। तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। देश में जनता चुनेगी सरकार को, नियम जो है कानून है उसका पालन करके आप कानून बनाओ। तो जैसे मान लीजिए आप नियम का पालन करके कानून नहीं बनाएंगे तो सरकार का ही एक अंग न्यायपालिका है, वही उसको क्या कर देगी, नलीफाई कर देगी, निरसित कर देगी, रद्द कर देगी। लेकिन अगर नियम कानून का पालन करके आप कर रहे हैं तो आंतरिक फैसले आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और बाहरी फैसले भी आप अपने हिसाब से ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं, आप लोग कॉलेज में पढ़ते होंगे तो कुछ कॉलेज होते हैं ऑटोनोमस। आप अक्सर सुनते हैं कि कॉलेज कैसे हैं, ऑटोनोमस हैं। जो ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं उसमें क्या होता है, तो वो लोग आप देखोगे एग्ज़ाम अपने हिसाब से लेते हैं, आपका प्रैक्टिकल अपने हिसाब से कराते हैं, इवन एग्ज़ाम के पेपर्स भी अपने हिसाब से वो
बनाते हैं और अपने हिसाब से ही क्या कर देते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। लेकिन जो डिग्री आपकी मिलती है वो डिग्री किसकी मिलती है, कॉलेज के साथ यूनिवर्सिटी भी लगा रहेगा कि इस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री पाया है। उस यूनिवर्सिटी के कुछ अगर अलग रूल बनेंगे तो उस रूल को वो जो स्वायत्त ऑटोनोमस कॉलेज हैं उनको भी लागू करना पड़ता है। मतलब वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, अपने अंदर स्कूल में अपने जो कॉलेज के अंदर जो कुछ भी कार्य है उसको अपने हिसाब से तो कर ले रहे हैं, लेकिन जो बाहरी चीज़ें हैं वो क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी के अनुसार चलना पड़ रहा है। इसलिए उसको संप्रभु नहीं बल्कि हम क्या बोलते हैं, स्वायत्त बोलते हैं। स्वायत्त का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस क्या होता है। देखिए स्वायत्त शब्द जो है ये ऑटोनोमस और ये संप्रभु, सोवेरेन बोलते हैं इंग्लिश में और इसको ऑटोनोमस बोलते हैं। ऑटोनोमस मतलब होता है कि आप आंतरिक फैसले अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन जो बाहरी फैसले रहेंगे या कुछ फैसले ऐसे रहेंगे जिनको आप नहीं ले सकते हैं, आपके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, उसके अनुमति के बिना आप उसको नहीं कर सकते हैं। अब अगर आप स्वायत्त समझ गए हैं, संप्रभुता समझ गए हैं, तो देखिए अब अगर हम हरियाणा को देखें तो क्या हरियाणा की जो सरकार है वो पूर्णतः संप्रभु है, नहीं है। आप देखिए हरियाणा का कोई रक्षा मंत्री है क्या, हरियाणा के कोई विदेश मंत्री हैं क्या, तो हरियाणा जो है वो हरियाणा की सरकार संप्रभु नहीं है, वो क्या है, स्वायत्त है। अधिकतम फैसले तो क्या करती है, अपने क्षेत्र में रहने वाले, हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए जो अधिकतम फैसले हैं वो हरियाणा की सरकार कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसे फैसले हैं जो उसके बस की बात नहीं है, उसको केंद्र की तरफ देखना पड़ेगा और केंद्र सरकार चाहेगी तभी होगा। आप देखेंगे रक्षा का काम वैसे भी हरियाणा में कुछ नहीं है, विदेश का काम वो नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश ने एक कानून बनाया था और वो कानून क्या था कि जो लोग किशोरों से या छोटे बच्चों से बलात्कार करेंगे उनको क्या किया जाएगा, तो फांसी की सज़ा होगी। तो फांसी की सज़ा का जब वो कानून बनाए हैं तो ये कानून ये खुद नहीं बना पाए, बना तो लिए लेकिन पास नहीं हुआ। राज्यपाल उसको भेज देंगे कहाँ, राष्ट्रपति के पास। अगर वो चाहेंगे तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। और राष्ट्रपति आपको पता है, हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा केंद्र का मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वो काम करते हैं। तो मतलब आप देख रहे हैं कि हरियाणा जो है ये स्वायत्त है, संप्रभु नहीं है, जबकि भारत जो है वो क्या है, संप्रभु है। वो अपने आंतरिक और बाहरी सारे फैसले क्या कर सकता है, बिना किसी के दबाव के ले सकता है, बिना किसी अन्य देश के दबाव के ले सकता है। हालांकि कई बार ऐसे हम निर्णय दबाव में भी लेते हैं, लेकिन हमारी मर्जी है, हम चाहे तो करें चाहे तो वो फैसला न करें। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि भारत क्या है, भारत तो अंततः एक राज्य है और जो हरियाणा है ये राज्य नहीं है बल्कि क्या है, भारत का या भारतीय राज्य है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी क्या है, भारतीय राज्य हैं और भारत क्या है, राज्य है। चलिए, तो ये उसमें शब्द ऐसा आया, मैंने आपको समझा दिया। कभी आपको भारत राज्य बोल दे तब भी आपको उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत ही वास्तविक रूप से राज्य है और जो राज्य हम बोलते हैं वो राज्य वास्तविक रूप से नहीं है, वो भारतीय राज्य है। चलिए, तो अब अगर हम आगे बढ़ें तो एक बात हमने समझ लिया कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है और ये जो एकल नागरिकता है ये कैसे विशेष हो जाता है। अब अगली बात अगर विशेषताओं में हम इसकी पढ़ें तो आप वो तो देखिए टॉपिक जैसे जैसे आगे आप अध्याय चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी और विशेषताएं आती रहेंगी कि भारत में संसदीय शासन की व्यवस्था है। इस तरीके से अलग अलग भारत के संविधान की विशेषताएं आगे आती रहेगी। अब थोड़ा हम लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं जो अवधारणात्मक हो, समझने लायक हो। विशेषताएं और भी आपको मिल जाएगा और पीछे लेक्चर में मैंने आपको बताया है। अब देखिए, मैंने आपको एक विशेषता बताया था कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान क्या है, विकसित संविधान क्या है, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में जाकर देख लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा
लिखित संविधान है। अच्छा, तो देखिए ये फैक्ट हम याद करें तो केवल बात नहीं बनेगी, इसको हमें बताना पड़ेगा क्यों, थोड़ा सा तथ्य हमको जोड़ना पड़ेगा कि हम क्यों बोल रहे हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ फैक्ट दे देंगे। फैक्ट कैसे देंगे, तो यूएसए का संविधान अगर आप देखेंगे, विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान अगर कोई है तो वो किसका है, अमेरिका का है, यूएसए का है, जिसकी बात मैंने थोड़ा सा आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो यूएसए के संविधान में आप देखेंगे तो केवल 7 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल कितने हैं, सिर्फ 7। और मज़े की बात यह है कि टोटल शब्द इसमें ऐसा कहा जाता है कि 5000 शब्द ही हैं, बहुत छोटा है। अच्छा, अगर मैंने आपको पिछले लेक्चर में फ्रांस का बताया था कि फ्रांस में भाग कितने हैं, 15, और अनुच्छेद कितने हैं, 95, केवल 95। अच्छा, ऐसे ही अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया में अनुच्छेद है 128। ऐसे ही अगर आप चीन का देखें तो चीन में अनुच्छेद कितने हैं, 138। खैर, चीन का संविधान बोलने में हंसी ही आती है कि चीन का संविधान भी है, वो आगे पढ़ते समय आपको समझ में आएगा कि क्यों चीन के संविधान की ऐसी बातें हैं, जब आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ संविधान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, और आप चीन में जाकर देखेंगे तो वहाँ संविधान एक पार्टी के नीचे आता है, सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से नीचे है, मतलब संविधान का कोई खास रोल वहाँ है नहीं। अगला अगर कुछ और एग्जाम्पल आप देना चाहें तो कनाडा बोल सकते हैं कि कनाडा में कितने हैं, 147 अनुच्छेद हैं। तो मैंने आपको बताया कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत क्यों है। ये तो आपको पता ही होगा कि भारत में वर्तमान में 25 भाग हैं और लगभग 450 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, और 12 हैं अनुसूचियां हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं तुलना करके कि हाँ बड़ा है भाई। इनकी अगर तुलना इससे किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा है संविधान हमारा। तो ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसा बनता है, अगर आप इसको साथ साथ नोट करते चलें तो मैं इसको मिटा लूँ। अब देखिए एक क्वेश्चन और उठ जाता है कई बार कि भारत का संविधान आखिर इतना बड़ा क्यों है। क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जा सकता है, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अच्छा क्वेश्चन रहेगा ये कि भारत का संविधान इतना बृहद क्यों है, भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है। चलिए मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर कि भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों, इतना बृहद या बड़ा क्यों है। बड़ा है ये तो हमने देख लिया, अब बड़ा क्यों है कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए बड़ा क्यों है उसकी कुछ बातें हम लोग देखते हैं मूल। देखिए सबसे पहली बात तो ये हो गई कि भारत का संविधान बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें केंद्र और प्लस राज्य। अब समझिएगा आप कि मैं यहाँ राज्य भारतीय राज्यों की बात कर रहा हूँ, जो राज्य भी समझाया था उस हिसाब से तो भारत ही राज्य है। तो अच्छा, थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए आप कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अर्थात 1947 से पहले भारत एक राज्य था या नहीं था। तो देख सकते हैं 1947 से पहले तो भारत का एक निश्चित भूभाग था, एक निश्चित जनसंख्या भी थी और सरकार भी थी। लेकिन वो सरकार हमारी क्या थी, संप्रभु नहीं थी, क्योंकि उसके अधिकतम निर्णय कहाँ से लिए जाते थे, ब्रिटेन से लिए जाते थे। जो ब्रिटेन का मंत्रिमंडल रहता था वो हमारे निर्णय लेते थे, इसलिए तब हम क्या थे, स्वायत्त बोल सकते थे अपने को कि कुछ आंतरिक जो फैसले हैं वो किया जा सकता था, लेकिन अधिकतम चीज़ें क्या होती थी, ब्रिटेन से। तो उस समय हम स्वायत्त थे। अच्छा, और थोड़ा सा अगर आप देखें तो आज की बात करें हम कि आप इसका तिब्बत का देखिए कि तिब्बत की आज सरकार चलती है। अब बोलेंगे सरकार कहाँ है इसका, तो हमारे देश में ही उनकी सरकार चलती है, अपने हिसाब से अपने लोगों को चलाते हैं। हिमाचल प्रदेश वगैरह के तरफ ज़्यादा बसे हुए हैं लोग, बाकी जहाँ भी तिब्बती लोग हैं उनको हमने शरण दिया है और वो अपने हिसाब से अपने लोगों को सरकार बना के भी चलाते हैं। तो मज़े की बात है, देखिए तिब्बत
के पास आज क्या क्या है, उसकी खुद की सरकार है। आप चाहें तो गूगल करके पढ़ लीजिएगा। तिब्बत की खुद की सरकार है, तिब्बत की खुद की जनसंख्या भी है। वो सारी जनसंख्या लगभग भारत में ही अभी है। अच्छा, और क्या है तिब्बत के पास? तो हमने देखा कि तिब्बत के पास जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता भी। मान लीजिए कि जो यहाँ पे उसकी सरकार है, भारत उनको पूरा छूट दे के रखा है। भाई 1959 में वो लोग भाग के आए थे यहाँ पे, जब चीन ने उन पे सब मतलब उनको हड़पना और उनको मारना पीटना शुरू किया, उनको तो यहाँ भाग के आए वो। तो भारत उनको क्या किया है कि भाई अपने लोगों को अपने हिसाब से आप संचालित करो। तो एक तरीके से मान लेते हैं कि उनकी जो सरकार है वो संप्रभु भी है, लेकिन क्या नहीं है, उनके पास निश्चित भूभाग ही नहीं है। जो तिब्बत का भूभाग है वो किसके हाथ में है? अभी चीन के पास है। तो चीन उसको हड़प के बैठा है, तो तिब्बत आज क्या है? राज्य नहीं कहलाएगा। ऐसे ही अगर आप देखें तो अगर हम लोग अपने जो अंटार्कटिका है उसको देखें, तो अंटार्कटिका में देखेंगे आप तो वहाँ एक निश्चित भूभाग है, वहाँ पे जनसंख्या है ही नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है कि सरकार तो खैर वहाँ आपको पता है कि वो हर देश के लोग वहाँ यूज कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि वहाँ एक सरकार होती, चलिए मान लेते हैं कि भारत इतना बृहत्तम, इतना विकसित हो गया है कि वो एक समय के बाद बोला कि नहीं, मैं तो अंटार्कटिका का जो पूरा जिम्मा हमारा है, तो वहाँ सरकार मान लीजिए कि बन गई भारत की। लेकिन वहाँ पे जनसंख्या ही नहीं है ना, वहाँ पे जनसंख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो राज्य नहीं होगा। तो कुल मिला के कहीं भी अगर आप देखिएगा, जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए कि जब हिटलर ने वहाँ पे यहूदियों को मारना शुरू किया, दूसरे विश्व युद्ध से पहले या उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि जो अधिकतम वहाँ से जो पोलैंड के वासी है, पोलैंड वालों पर क्या कर दिया उन्होंने? पोलैंड को अपने आधिपत्य में कर लिया। तो अब पोलैंड को आधिपत्य में कर लिया तो वो अपने हिसाब से चला रहा था। तो हम बोल सकते हैं कि उस समय क्या था, जो पोलैंड है वो संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय क्या है, जर्मनी के हिसाब से उसको चलना पड़ता था। जर्मनी ने उसको अपने शासन में कैद कर लिया था, हड़प लिया था। तो आप समझ जाएंगे कि इन चारों तत्व में से कोई एक तत्व भी अगर नहीं हो तो हम बोलेंगे कि वो राज्य नहीं है। अब अपने टॉपिक पे आ जाए। चलिए, तो भारत का संविधान इतना बृहद या बड़ा क्यों है? तो पहला हम बोल देंगे कि भारत के संविधान में केंद्र का संविधान भी है और भारत के संविधान में राज्य का भी संविधान है। ये दोनों एक ही में मिक्स हैं। जबकि अगर आप केंद्र और राज्य जहाँ अलग अलग हैं उनकी बात अगर करेंगे तो अमेरिका में जाके देखिए, अमेरिका के हर एक राज्य का अपना अलग संविधान है और जो यूएसए का संघ है उसका अलग संविधान है, जिसकी मैं बात किया था अभी कि 7 अनुच्छेद और 5000 के आसपास शब्द हैं। तो वहाँ पे अलग अलग संविधान है, तो डेफिनेटली वहाँ छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जितने भारत के राज्य हैं उन राज्यों के लिए भी संविधान और केंद्र का संविधान एक ही में मिक्स हैं। तो डेफिनेटली इस कारण क्या हो जाता है, हमारा भारत का संविधान बृहद हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अगला देखिए, अगला ये है कि जो भारत का संविधान है या भारत में आप देखेंगे कि धार्मिक व भाषाई विविधताएं हैं, इसलिए भी हमारा भारत का संविधान बृहद हो गया है। अब धार्मिक और भाषाई विविधताएं कैसे? देखिए, भारत में अलग अलग, जैसे अल्पसंख्यकों के लिए कई चीज़ें बताई गई हैं। अनुसूचित, आप देखेंगे अनुसूचित SC ST वालों के लिए अलग से आप देखेंगे कि प्रावधान किया गया है, SC ST वालों के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे भाषाओं के लिए भी अलग अलग प्रावधान किया गया है। जब आप भाग 17 पढ़ेंगे, अच्छा ध्यान रखिएगा, जब 17 लिखते हैं हम तो रोमन में ही लिखना चाहिए भाग को, नॉर्मल आप 17 लिखिए, ऐसा लिखा करिए। तो भाग 17 में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे भाषाओं की बात की गई है और उन भाषाओं में देखिए कैसी कैसी बातें की गई हैं कि भारत की ऑफिशियल भाषा क्या रहेगी, फिर प्रादेशिक भाषाओं के बारे में बात की गई है, फिर ये बात की गई है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। मतलब भाषा पर बहुत ज़्यादा विस्तृत बात की गई है। तो हमारे यहाँ धार्मिक भाषाई विविधता है,
आप देखेंगे भाषाई विविधता का इसलिए क्योंकि ऐसा जब संविधान हमारा लागू हुआ तो ये कहा गया था कि आज से 15 वर्ष बाद हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश को हटा के भारत की जो ऑफिशियल भाषा रहेगी उसको हिंदी कर देंगे। तो आप देखेंगे जो साउथ के लोग हैं वो इंग्लिश तो बोल लेते हैं अच्छा, लेकिन उनको हिंदी बोलने नहीं आता है। हिंदी बोलने में बहुत तकलीफ़ होती है उनको। तो उन्होंने, आपने देखा कि अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे, आप पढ़े होंगे आप तो इतिहास, तो पता होगा आपको कि वो लोग क्या किए, दंगा फसाद करना शुरू कर दिए। और इसलिए आज तक आप देखेंगे कि ऑफिशियल मतलब इंग्लिश को हटाया नहीं गया है। आज भी इंग्लिश हमारी जो कामकाज में सबसे ज़्यादा यूज होती है। सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे तो इंग्लिश ही यूज होता है। तो हमारे देश में धार्मिक और भाषाई विविधता है, और इस धार्मिक और भाषाई विविधता के कारण भी काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। अब अगर आप जाके देखें तो भारत में क्या है, भारत के समाज में अस्पृश्यता का समस्या था। अभी भी बोल सकते हैं कि है कहीं ना कहीं, बट पहले ज़्यादा था। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की समस्या आज भी आप गांव में जाके देखेंगे तो ऐसा है कि कुछ जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो लोग अपर कास्ट के यहाँ आते हैं तो चारपाई पे या उस पे नहीं बैठते हैं। तो ये आज भी थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन इसके कारण भी कई प्रावधान बनाए गए। आप देखेंगे कि हमारी अनुसूची आप देखेंगे 5वीं 6ठी एचसी अनुसूचियाँ जो हैं वो ऐसे ही एससी और एसटी और ऐसे राज्यों के लिए, ऐसे क्षेत्रों के लिए बनाई गई है जहाँ पे एससी एसटी के लोग हों। तो कई प्रावधान इनके लिए अलग अलग से किया गया है और इसलिए भी हमारा संविधान बड़ा हो गया है। अच्छा, अगला क्या है, अगला इसका तीसरा आप चीज़ बता सकते हैं कि भारत का संविधान विभिन्न संविधानों से मिलकर बना है। विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। अब मिश्रण इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे भारतीय संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, वो बहुत बड़े ज्ञाता थे कानून के। और ऐसा कहा जाता है कि 60 देशों का संविधान लेकर सामने रखते थे, हर प्रावधान को उसमें से पढ़ के और फिर उसमें आवश्यक परिवर्तन करके अपनाया जाता था हमारे संविधान में। तो जब आपके पास कई अलग अलग चीज़ें दिखेंगी तो अच्छी अच्छी बातें आपको लगने लगेंगी और फिर उनको आप क्या करने लगोगे, अपने में समावेश करने लगोगे। तो भारत का संविधान 60 अलग अलग संविधानों से कहीं ना कहीं प्रेरित होकर बना है और इसलिए भी ये क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। ऐसे ही अगर आप देखें तो भारत का जो संविधान है इसका बड़ा होने का एक और कारण है कि जो संविधान बनाने वाले लोग थे, संविधान सभा जो थी, उस संविधान सभा में आप देखेंगे कि कानून के जानकार बहुत ज़्यादा लोग थे, अर्थात वकील आज हम बोल सकते हैं। ऐसे कानूनविदों का क्या था, बहुत ज़्यादा लोग उसमें कानूनविद थे। अंबेडकर हो गए, सलाहकार जो थे BN राव वो थे, और भी बहुत से लोग जो कानून के जानकार थे, वकील थे। और इसलिए उन्होंने क्या किया, तो बातों को और ज़्यादा बढ़ा के हर एक बात को बताए। अच्छा, ये संविधान इसलिए कई बार आप देखेंगे कि फैक्ट में पूछ लेता है कि भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कानूनविद जब यहाँ बहुत ज़्यादा लोग थे तो उन्होंने क्या, जटिल भाषाओं का प्रयोग किया। आप जाके देखिए, अगर आपका मोबाइल की सिम गुम जाती है या कोई ऐसी चीज़ आपकी गुम गई है तो एप्लीकेशन हम जब देते हैं कहीं तो क्या लिखते हैं, हिंदी में टाइप करते हैं कि सिम गुम हो जाने के बाबत एप्लीकेशन, बाबत बोलते हैं वहाँ पे, बाबत शब्द नॉर्मल अगर कोई ऐसा नहीं किया होगा तो उसको पता ही नहीं। तो ऐसे इसमें क्या है, कानूनी जटिल शब्द यूज किए गए हैं और उनको एक आम इंसान जो ज़्यादा कानून की भाषा नहीं जानता है वो पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए इसको कहा जाता है कि वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि उसको वकील ही समझ पाएंगे और पैसा बनाएंगे अपना,
लेकिन एक आम जनता आसानी से इसको नहीं समझ पाएगी। खैर वो बात अलग है। हम यहाँ ये तो आलोचना इसका है, हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि संविधान सभा में काफ़ी लोग कानूनविद थे, कानून के जानकार थे, और इसलिए जो किसी चीज़ का ज़्यादा जानकार होता है वो ज़्यादा बातें बताता है। तो उन्होंने क्या किया, और जो ऐसी चीज़ें लगी उनको जोड़ दिए, इसमें बताते गए, तो हमारा जो संविधान है इतना बड़ा हो गया। अच्छा, पांचवा कारण अगर आप देना चाहें कि संविधान क्यों बड़ा हो गया, तो देखिए संविधान के जो संविधान निर्माता लोग थे, संविधान के निर्माता लोग थे, वो चाहते थे कि हम हर एक प्रावधान को स्पष्टता से इसमें लिख दें, जिससे कि आने वाले समय में या आने वाले पीढ़ियों में इसका विवाद न हो कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। वो इसलिए वो क्या करते थे, करना चाहते थे, उसको स्पष्ट रूप से बताना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो भारत का जो संविधान है उसके बनने से पहले काफ़ी संविधान बन गए थे, और उन संविधानों में कुछ ऐसे प्रावधान गए थे जो बाद में दिक्कत हुई थी, और इसलिए उनको वो व्यवहारिक चीज़ पता थी, और उन्होंने हटाने के लिए कि भारत के संविधान में भी ऐसा न हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, हर एक जो प्रावधान थे उनको स्पष्टता से क्लियर करना चाहते थे। तो ये बात ये हो गई कि क्यों बड़ा है। ऐसे ही अगर आप चाहें तो बोल सकते हैं छठा, कि भारत का संविधान जो है उसमें अब तक कई संशोधन हुए हैं। भारत के संविधान में कई संशोधन हुए हैं, और उन संशोधनों के कारण भी जब जोड़ा गया है अलग अलग प्रावधान, तो हमारा संविधान क्या हुआ है, बड़ा हो गया है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत का संविधान इतना बृहद क्यों है, तो आप आसानी से उसको समझा सकते हैं कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य दोनों का संविधान मिला हुआ है। एक यहाँ पे आपको तथ्य और बता देता हूँ मैं, क्योंकि भारत का संविधान जो जम्मू कश्मीर था, अभी नहीं, 370 अनुच्छेद हटने से पहले, तो जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। जम्मू कश्मीर का जो संविधान सभा बनी वो 1951 में बनी थी, और शायद 26 जनवरी 1957 या 58 को उनका संविधान लागू हुआ था। तो भारत में एक राज्य था जम्मू कश्मीर जिसका अपना अलग संविधान था, बाकी सबके लिए संविधान एक ही था, इसलिए बड़ा हो गया। और आज तो आपको पता है कि 370 अनुच्छेद हटने के बाद से इस राज्य का जो अपवाद था वो भी खत्म हो गया है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र को मिलाकर सिर्फ एक ही संविधान है, इसलिए बड़ा है। दूसरा मैंने बताया कि धार्मिक और भाषाई विविधता है। मैंने भाषाई का आपको एग्जाम्पल दिया। समाज में अस्पृश्यता और तमाम प्रकार की समस्याएं थी, उनसे अलगाव उनको मतलब हटाने के लिए पूरी तरीके से अलग अलग प्रावधान किया गया SC ST इस टाइप के लोगों के लिए। उसके बाद अलग अलग संविधानों का मिश्रण है, ज़्यादा चीज़ें देखी गई और उसके अनुसार जब बनाई गई तो ये बड़ा हो गया। कानूनविद लोग ज़्यादा थे इसलिए भी बड़ा हो गया। संविधान निर्माता हर एक बात को स्पष्टता से रखना चाहते थे, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों में विवाद का कारण न बने। और भारत के संविधान में लागू होने के पश्चात से अब तक पर्याप्त संशोधन हुए हैं, 100 से ऊपर संशोधन हुए हैं, और उन संशोधनों के कारण भी भारत का संविधान इतना बड़ा हो गया है। तो इस तरीके से इक्का दुक्का बातें और भी आप जोड़ सकते हैं इसमें। मुख्य रूप से ये चीज़ें हैं, इतने से आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। अब भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है ये अगर हम समझ लेते हैं तो एक और बात आती है कि कुछ आलोचक क्या बोलते हैं कि भारत का संविधान, कुछ आलोचकों का मत है कि भारत का संविधान उधार का थैला है। भारत का संविधान उधार का थैला है। ये आलोचना में बोलते हैं लोग कि भारत का संविधान तो उधार का थैला है, और कुछ लोग उधार का थैला न बोल के इसी के जगह पे क्या बोलते हैं, भानुमति का पिटारा। भानुमति का पिटारा। अब
भानुमति का पिटारा जो बोला गया है ये क्या है? मतलब भानुमति के पास कोई ऐसा पिटारा या थैला है जो क्या है, खाली है, इसलिए ये शब्द आप सुनेंगे या ये सुनेंगे उधार का थैला है। अब देखिए, कोई भी जब शब्द, कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो डायरेक्ट उसका आंसर नहीं होता है हाँ या नहीं। खासकर जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया और उसमें आपका ओपिनियन भी देना है, तो आप कोशिश करेंगे कि बताएंगे कि क्यों है, क्यों नहीं है, और अंततः आपका ओपिनियन क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कि भारत का संविधान उधार का थैला क्यों है। तो भारत का संविधान को अगर हम उधार का थैला बोलें तो हम बोल सकते हैं कि भारत का संविधान क्या है। भारत का संविधान जब बना है तो उसके स्रोत दो तरीके से रहे हैं। स्रोत मतलब किस चीज़ से मिलकर बना है, तो भारतीय संविधान के स्रोत दो हैं। एक क्या है, आंतरिक स्रोत, एक है आंतरिक स्रोत, फिर नहीं लिख रहा हूँ स्रोत, आप समझ जाएंगे, और एक क्या है, बाह्य स्रोत। एक है आंतरिक स्रोत और दूसरा क्या है, बाह्य स्रोत। अब आंतरिक स्रोत क्या है, तो मुख्य रूप से क्या है, जो भारतीय शासन अधिनियम अंग्रेजों ने लाया था, भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1935। इस भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 2/3 भाग लिया गया है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि लगभग 70% के आसपास, 100 में से 70% के आसपास का जो प्रावधान हमारे संविधान में शामिल है वो कहाँ से है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से है। अब बाकी जो हैं बच गया कितना, 30% के आसपास, 30% के आसपास जो भाग वो लिए गए हैं कहाँ से, तो आप देखेंगे अमेरिका से लिया गया है, कुछ लिया गया है ब्रिटेन से, कुछ लिया गया आयरलैंड से, कुछ लिया गया है कनाडा से, कुछ लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, इस तरीके से जापान से भी लिया गया है एक बात। तो अब ये वाली चीज़ फैक्ट आपको किताबों में मिलता है, आप वहाँ से याद कर लीजिएगा, या फिर रिमाइंड आईएएस के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, और कुछ समय पश्चात जैसे ही पीडीएफ तैयार होगा तो मैं आपको उस पर भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो क्योंकि मैं यहाँ पे अगर यूएसए से क्या क्या लिया गया है पढ़ेंगे तो लेक्चर और भी लंबा हो जाएगा। जैसे यूएसए से आप देखेंगे कि मूल अधिकार लिए गए हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के संविधान में जो संशोधन हुआ था, शुरू में जो 2 साल बाद ही संशोधन हुआ, उसमें क्या बिल ऑफ राइट्स, मौलिक अधिकार जोड़े गए थे, तो मौलिक अधिकार हमने लिया है। ऐसे ही हमने प्रस्तावना भी वहाँ से लिया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। ऐसे ही आप देखेंगे ब्रिटेन से हमने बहुत कुछ लिया है, बहुत ज़्यादा लिए हैं ब्रिटेन से ही, क्योंकि देखिए ये भारत शासन अधिनियम है ना, ब्रिटेन वालों ने बनाया था, तो डेफिनेटली उनके हिसाब से ही चीज़ें इसमें होंगी ज़्यादा, और बाकी कुछ और भी चीज़ें हमने ब्रिटेन से उठाया। संसदीय व्यवस्था क्या है अभी बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो आगे चैप्टरों में धीरे धीरे पढ़ेंगे। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, आयरलैंड से और भी कई प्रावधान लिए गए हैं। कनाडा से, जो मैं अभी संघ आपको बता रहा था ना कि अमेरिका में संघ और राज्य हैं, कनाडा में भी हैं, लेकिन कनाडा में आप देखेंगे तो भारत जैसी स्थिति है, अमेरिका जैसी स्थिति नहीं है, तो कनाडा से लिया गया है। ऐसे ही जापान से आप देखेंगे लिया गया है, अलग अलग जगहों से लिया गया है, तो ये अलग स्रोत हो गए हैं, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है और जो बाह्य स्रोतों से लिया गया है। अब अगर आप इस तरीके से अगर हम बोलें तो बोल सकते हैं कि भारत के संविधान में है ही क्या, भारत का संविधान आंतरिक तरीके से इतना उधार ले लिया और बाहरी, इसमें आपको एग्ज़ाम में दिखाना पड़ेगा, एग्ज़ाम में आपको बताना पड़ेगा कि भारत के संविधान को, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, भारत के संविधान को कुछ आलोचक उधार का थैला या भानुमति का पिटारा कहते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण के स्रोत
आंतरिक और बाह्य दोनों ही रहे हैं। आंतरिक स्रोत में भारत शासन अधिनियम 1935 है, जिससे लगभग 2/3 भाग संविधान का लिया गया है या 70% भाग लिया गया है, जबकि बाह्य स्रोतों में लगभग 30% भाग अलग अलग देशों से, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ऐसे जो हैं उनको आप लिख सकते हैं, से लिया गया है। अतः इसके कारण इसे उधार का थैला कहा जा सकता है। तो ये तो हमने उधार का थैला क्यों है उसके पक्ष में बात कर दिया। अब हम बात करेंगे कि उधार का थैला नहीं है तो क्यों है। अगर हमें बोलना पड़ जाए, अब हमने पहले क्या किया, क्यों है बताया। अब हम बात करेंगे कि उधार का थैला नहीं है, तो फिर बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं है। आखिर में उधार का थैला नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसमें क्या आप बताएंगे कि अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, उधार का थैले को हम क्या बोल सकते हैं कि अपने आप से केवल नहीं बना है, सब कुछ नया नहीं है, इसलिए इसको अमौलिक भी बोलते हैं कि भारत का संविधान क्या है, अमौलिक है। मौलिक मतलब सारे प्रावधान एकदम अपने हिसाब से नहीं किए गए हैं, अलग अलग जगहों से लेके कॉपी पेस्ट कर लिया गया है, इसलिए मूल नहीं है, बल्कि वो क्या है कि अलग अलग चीज़ों की फोटोकॉपी है, अमौलिक है। तो इस बात को आप अमौलिक पूछेगा तब भी आप यही लिखेंगे। अगर पूछेगा कोई कि भारत का संविधान अमौलिक है या नहीं, विवेचना कीजिए या समझाइए, तो उस समय भी आप यही बात लिखेंगे, क्योंकि अमौलिक मतलब क्या है कि अलग अलग जगहों से लिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं कि भारत का संविधान अमौलिक या उधार का थैला नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि उधार का थैला या अमौलिक नहीं है, बल्कि क्या है, अमौलिक का उल्टा क्या हो जाएगा, मौलिक है। तो क्यों मौलिक है, देखिए सबसे पहला चीज़ हम ये बोलेंगे कि देखिए विज्ञान में क्या होता है कि एकदम नया कुछ करेंगे तभी बोला जाएगा कि आविष्कार हुआ है। विज्ञान में जो पहले खोज हुए हैं, जैसे मान लीजिए अभी ये छाता आपने खरीदा है बरसात के लिए, तो छाता का डिज़ाइन जैसे भी वो हो गया है। अब उस छाता के साथ अगर आप एक बैग भी जोड़ देते हैं या आप कुछ और भी ऐसे प्रावधान कर देते हैं छोटा मोटा जो पहले से हुआ है, तो विज्ञान में वो नया नहीं कहलाता है, मौलिक नहीं कहलाता है। विज्ञान में एकदम नई चीज़ लेके आएंगे तभी वो मौलिक कहलाएगा। लेकिन संविधान, दर्शन और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, जो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में एकदम नए बात को कहना ही मूल नहीं बोलते हैं हम, एकदम नए बातों को कहना ही मौलिक नहीं है, बल्कि अलग अलग पुरानी बातों को भी अगर हम थोड़ा नए प्रकार से बोलते हैं, नए प्रकार से करते हैं, तो वो मौलिक ही कहलाता है। जैसे आप देखेंगे आजकल पुराने पिक्चरों का रीमेक बनाया जाता है, तो पुराने पिक्चरों का जो रीमेक बन रहा है, हम एज आलोचक भले ही बोल देते हैं कि कॉपी पेस्ट किए हैं, यहाँ से नकल किए हैं, लेकिन फिर भी उस कहानी को या उस चीज़ों को अलग तरीके से पिरो करके हमें दिखाते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं मौलिक ही है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में किसी भी कार्य को या किसी भी बात को एकदम नया बोले यही मौलिक नहीं है, बल्कि पुरानी बातों को भी अगर हम थोड़ा अलग तरीके से बोलें तो वो मौलिक है। तो डेफिनेटली इस बात से हम क्या बात बोल देंगे कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञान या संविधान के क्षेत्र में एकदम नई बातों को बोलना ही मौलिकता नहीं है, बल्कि पुरानी बातों को नए तरीके से पेश करने पर भी उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो मौलिक है। भारत ने ऐसा किया भी है। भारत ने अलग अलग जगहों से लिया तो है, भारत ने अलग अलग जगहों से प्रावधान लिया तो है, लेकिन उसको अपनी समाज की स्थितियों के अनुसार क्या किया है, परिवर्तित करके फिर रखा है। जैसे आप अभी देखें कि अमेरिका का हमने देखा संघ की स्थिति क्या थी, भारत के संघ की स्थिति क्या है। अमेरिका में एकल नागरिकता है,
सॉरी दोहरी नागरिकता है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। तो ये अमेरिका वाली बात हुई। अगर आप देखेंगे अगर ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन में न्यायपालिका हमारे जैसी नहीं है। ब्रिटेन की न्यायपालिका अलग ही है। और आपको सुनकर या जानते होंगे तो पता होगा कि ब्रिटेन की जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, वो कौन है, उसकी जो वहाँ की जो संसद होती है, उसका जो उच्च हाउस है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है ना, वहाँ होता है लॉर्ड सभा, ठीक है ना। तो वही क्या होती है, सबसे सर्वोच्च न्यायपालिका का काम करती है। अब वो कैसे करती है अलग मुद्दा है, लेकिन वही सबसे सर्वोच्च न्यायपालिका होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने अच्छा ब्रिटेन में और जाके देखिए कि ब्रिटेन में राज्यपाल नहीं होते हैं, लेकिन भारत में क्या है, राज्यपाल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने अलग अलग चीज़ों को लिया तो ज़रूर, लेकिन हमने क्या किया है, उनको अपने समाज और परिस्थितियों के अनुसार पर्याप्त परिवर्तन करके रीमेक करके और फिर हमने लिया है। तो एक बात तो आपने ये लिख दिया कि पुरानी बातों को अलग तरीके से बताना भी मौलिकता है। दूसरी बात ये बोल सकते हैं कि भारत के संविधान के स्रोत भले ही आप लिख सकते हैं, सारा नहीं लिखूंगा मैं, भले ही आंतरिक एवं बाह्य दोनों रहा हो, आंतरिक एवं बाह्य दोनों रहा हो, परंतु उनको ज्यों का त्यों न रखकर उनको भारतीय समाज की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करके लिया गया है। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं हम, तीसरा कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जो विश्व के किसी संविधान में उस समय नहीं थे, या एकदम भारत का नया नियम कानून वो थे। जैसे आप जैसे देखेंगे कि हमारे यहाँ SC ST से संबंधित बहुत सी बातें उसमें की गई हैं, वंचित वर्गों के लिए बहुत सी बातें की गई हैं। ये एक तरीके से एक नया ही बात है। अन्य देशों के जो संविधान हैं उनसे हमने इसको कॉपी नहीं किया। और भी कुछ ऐसी चीज़ें आप देखिए कि ब्रिटेन से हमने संसदीय पद्धति तो लिया है, लेकिन ब्रिटेन में उपराष्ट्रपति नहीं होता है, उपराष्ट्रपति अमेरिका में होता है। तो हमने क्या किया है, ब्रिटेन वाली सरकार की व्यवस्था लिया है, उसके बाद भी हमने उसमें क्या किया, उपराष्ट्रपति का पद डाल दिया है। तो हमने कुछ और भी ऐसे नई नई चीज़ें किया है जो भारतीय अन्य संविधानों में नहीं था। तो हमने क्या किया है, कई प्रावधान भारतीय संविधान में, कई प्रावधान एकदम नए या मूल भी हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वो मतलब अमौलिक या उधार का थैला नहीं है, बल्कि ये मौलिक है। परिस्थितियों के अनुसार हमने इसको बदलाव किया है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं कि 60 संविधानों के आसपास का चीज़ें हमने देख के और फिर उसमें से कुछ हमने क्या किया, अपने में शामिल किया। तो आप देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि भारत का संविधान विश्व के कई संविधानों को छानने के बाद बना है। तो हम उसको छाने हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ज्यों का त्यों उठा लिए हैं, कुछ ज्यों का त्यों भी उठाए हैं, अधिकतम हमने अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसको परिवर्तित किया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ऐसा आप बोल सकते हैं इसमें एक बात कि भारत की संविधान सभा या भारत के संविधान के निर्माता एक आदर्श संविधान नहीं बनाना चाहते थे, एक आदर्श संविधान नहीं बनाना चाहते थे जो केवल कहने के लिए आदर्श हो और व्यवहार में लागू ना हो। भारतीय संविधान निर्माता लोग थे, उन्होंने एक व्यवहारिक संविधान बनाने का प्रयास किया, जो दिखता भी है हमको कि एक व्यवहारिक संविधान बनाना चाहा उन्होंने, आदर्श संविधान नहीं बनाने के पीछे गए। इसलिए हमारा संविधान क्या है, इसलिए हमारा संविधान मौलिक है, क्योंकि हमने अपने परिस्थितियों के अनुसार इन चीज़ों को लिया है। एक बात और अगर आप देखें तो जैसे आप देखेंगे कि पाकिस्तान भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान में पहला चुनाव कब हुआ, 1970-71 में पहला चुनाव हुए थे, 70 के आसपास। अब सोचिए हमारे यहाँ 1951-52 में ही चुनाव हो गए। ऐसे ही आप देखेंगे कई देशों का संविधान बना और बिगड़ा।
नेपाल का संविधान देखिए, बना बिगड़ा, श्रीलंका का भी ऐसा हो चुका है। लेकिन हमारा संविधान एक बार बना और अब तक चला ही आ रहा है, और आगे भी हमारा संविधान ऐसा ही रहेगा, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि ये व्यवहारिक संविधान है। अच्छा, व्यवहारिक और आदर्श से आपको थोड़ा अगर दिक्कत है तो मैं समझा दूँ। आप लोग कई बार देखते हैं कि हम बोलते हैं कि एक संस्कृत में हम पढ़ते हैं कि एक आदर्श विद्यार्थी में कुछ लक्षण होने चाहिए। 5 लक्षण हम पढ़ते हैं, काक चेष्टा वको ध्यानम, इस तरीके से आप 5 लक्षण पढ़ते हैं। अब बताइए, रियल में कोई एक ऐसा विद्यार्थी है जिसमें 5 लक्षण मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। तो कोई आदर्श विद्यार्थी तो है ही नहीं। ऐसे ही अगर आप किसी और चीज़ का आदर्श अगर आप पढ़ें, जैसे मान लीजिए अगर आप थोड़ा विज्ञान पढ़े हों तो आप देखेंगे कि विज्ञान में बोला जाता है कि आदर्श गैस, तो आदर्श गैस कोई है ही नहीं। आदर्श गैस कोई है ही नहीं, ऐसी कोई गैस है ही नहीं जो एक ही ताप पर चार्ल्स बायल्स और दाब के नियमों का पालन करे। तो आदर्श चीज़ें कुछ होती ही नहीं हैं। आदर्श चीज़ें एग्जैक्ट होना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसलिए आदर्श बनाने की कोशिश वो नहीं किए कि देखने कहने के लिए तो खूब अच्छा लग जाए, लेकिन व्यवहार में वो काम ही ना आए। इसलिए व्यवहारिक संविधान बनाने का वो प्रयास किए थे, और इसलिए उन्होंने अलग अलग संविधानों से प्रेरणा लिया। तो इस तरीके से इन बातों को करके, इन बातों को समझा के आप बता सकते हैं कि हमारा भारत का संविधान क्या है, मौलिक है, मूल ही है, वो उधार का थैला नहीं है। और अंत में निष्कर्ष क्या लिखेंगे आप? निष्कर्ष आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। निष्कर्ष अगर आप लिखेंगे तो बोलेंगे, यद्यपि भारतीय संविधान के निर्माण के अलग अलग स्रोत रहे हैं, लेकिन फिर भी इसे उधार का थैला या अमौलिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें भारतीय परिस्थिति और भारतीय समाज के अनुसार पर्याप्त परिवर्तन किया है। ये बात मैं आपको कई बार बोल दिया हूँ, क्योंकि ये बात मूल्य है, ये बात आवश्यक है आपको लिखना उसमें, तो इस बात को शामिल करें। अब अगर आप ये कंसेप्ट आपसे कोई पूछता है तो आप आसानी से समझा सकते हैं। अब थोड़ा हम लोग इसमें और चीज़ें जोड़ें तो हम देख सकते हैं एक और बात इसमें, और इसके विशेषताओं में और कई बातें हो सकती हैं, बट अब विशेषताओं में न जाकर एक बात और आपको मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान जो है उसमें भार के अनुसार उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब कितना भाग क्या है, कितना भाग क्या है, कितना भाग क्या है, अगर ऐसा कभी आपसे कोई पूछे तो आप एक हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पे कि भारानुसार। भारानुसार मतलब भार के अनुसार, भारानुसार भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं और क्या क्या हैं। तो हम बोलते हैं दर्शन। भारतीय संविधान का एक दर्शन है। दर्शन क्या है समझाता हूँ अभी मैं आपको। दूसरा यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि केंद्र एवं राज्य शासन की व्यवस्था, केंद्र और राज्य में कैसे शासन होगा, उनमें कैसा संबंध होगा, ये बात है। और एक चीज़ और हम जोड़ सकते हैं यहाँ पे कि एक और चीज़ हम जोड़ सकते हैं जिसको बोलेंगे अन्य, जिसको आप बोल सकते हैं अन्य। कुछ और चीज़ें शेष बोल सकते हैं, और भी कुछ, या विविध बोल सकते हैं इसको, आपकी मर्जी है। विविध जो बच गया वो। तो दर्शन में क्या है, थोड़ा दर्शन हम समझ लेते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है कि दर्शन मतलब यहाँ पे क्या आप समझ रहे हो, जो विद्यार्थी दर्शन शास्त्र ऑप्शनल में या दर्शन शास्त्र अपने कॉलेज के टाइम में पढ़े होंगे, उनके हिसाब से तो क्या होगा कि बोला जाएगा कि जो फिलॉसफी है, जो बस समझाने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, हिंदी लिख देता हूँ, जो फिलॉसफी करके ये शब्द है, ये फिलॉसफी शब्द 2 भाषाओं से मिलकर बनता है। 2 भाषाओं से मिलकर बनता है। एक भाषा क्या है जिसको हम बोल 2 शब्दों से मिलकर बनता है, एक फिलॉस और दूसरा क्या होता है
सोफिया, दूसरा होता है सोफिया। एक है फिलॉस और दूसरा है सोफिया। तो इस फिलॉस का मतलब क्या होता है? लव, प्रेम, इसका मतलब होता है प्रेम। और सोफिया का मतलब क्या होता है? ऑफ विजडम, ऑफ विजडम, इसको हम बोल सकते हैं क्या? ज्ञान। और दोनों को अगर हम मिला लेंगे तो क्या बनेगा कि ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम, ये क्या है? दर्शन शास्त्र, दर्शन जो है उसको समझाने के लिए हम बोल सकते हैं ज्ञान के लिए प्रेम ही क्या है? दर्शन है। तो ये बात तो हम यहाँ समझ में, यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि दर्शन मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें तो अभी तक हमने कुछ बात किया नहीं इस पर। तो बस मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप दर्शन को इस हिसाब से देखेंगे तो ये मिलेगा। लेकिन हम यहाँ दर्शन के बारे में क्या बोल रहे हैं? देखिए, दर्शन के तमाम परिभाषाएं हैं, उसमें से एक परिभाषा ये है कि जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? दर्शन। जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति होती है वही क्या है? दर्शन है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, मैं क्या शब्द यहाँ यूज कर रहा हूँ कि जिसके द्वारा यथार्थ, यथार्थ मतलब एक वास्तव होता है और एक हम संपूर्ण मान लेते हैं यहाँ पे। जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो उसको हम क्या बोलते हैं? दर्शन। जैसे मान लीजिए भारतीय संविधान की कुछ चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय संविधान में क्या मूल्य हैं, क्या सिद्धांत हैं, वो लगभग आपको समझ में आ जाएगा। क्या आप प्रस्तावना पढ़िए, प्रस्तावना पढ़ने पर हमको समझ में आ जाता है कि भारतीय संविधान के अंदर क्या होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ चीज़ें, मूल बातें पढ़ लेते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि इस पूरे की कहानी क्या है। तो वैसे ही प्रस्तावना हो गया, मूल अधिकार हो गया, मूल कर्तव्य भी आप ले लीजिए, मूल कर्तव्य भी इसमें ले सकते हैं। और इसी में आप नीति निर्देशक तत्व ले सकते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये बातें अगर इतनी चीज़ें आप सही से पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत में शासन करने का या भारतीय शासन का सिद्धांत या मूल्य क्या है। तो ये कितना भाग है? हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा संविधान 100% है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, या बोल सकते हैं कि भारत का संविधान क्या है? 1 भाग है। मैं 3/3 कर सकता हूँ यहाँ पे, या केवल ऐसे बोल दूँ कि ये पूरा 1 भाग है। तो इस 1 भाग का 1/3 भाग, 1/3 भाग जिसको आप क्या बोल सकते हैं? लगभग 33% भाग क्या है? तो भारत के संविधान का दर्शन है। भारत की संविधान की किताब जो है उसमें उसका 33% या 1/3 भाग क्या है? उसका दर्शन है। दर्शन क्या है मैंने आपको बता दिया। और यहाँ अगर केंद्र का शासन, फिर राज्य का शासन, फिर केंद्र और राज्य के बीच संबंध, इस तरीके की चीज़ें हम पढ़ते हैं तो लगभग ये 1/2 भाग है। ये 1/2 मतलब जो हमारा संविधान का जो पेजेज संविधान पूरा हमारा है उसका आधा भाग लगभग क्या है? केंद्र एवं राज्य शासन की व्यवस्था है। आप बोल सकते हैं इसको क्या? 50%। तो देखिए 50% और 33%, 83% हो गया। और इसलिए हम यहाँ बोल देंगे, एग्जैक्ट तो ऐसा है नहीं, तो 15 से 20% आप यहाँ ले सकते हैं। 15 से 20% क्या है? विविध चीज़ें हैं। विविध चीज़ें क्या हैं? आप देखेंगे भाषाओं के बारे में बात की गई है, फिर हम देखेंगे कि उसमें सिविल सेवाओं के बारे में बात की गई है, और भी जो बच गई चीज़ें हैं इसमें शामिल हो जाती हैं। तो अगर आपसे कोई कभी पूछता है कि ये बताओ भारतीय संविधान का भारानुसार अगर आप इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, या क्या क्या किन भागों में तोड़ सकते हैं और वो कितने हिस्से हैं, तो आप बता सकते हैं कि भारतीय संविधान को अगर हम भार अनुसार तोड़ कर देखें तो 1/3 भाग दर्शन, 1/2 भाग केंद्र एवं राज्य का शासन तथा उनके बीच के संबंध की बात आ जाती है, और बाकी शेष जो बच गया है वो विविध है। अब इस लेक्चर में एक और बात को समझते हुए क्लोज करेंगे। देखिए, एक बात
यहाँ पे केंद्र एवं राज्य के शासन के बारे में बात आ रही है, और सरकार, ये दो शब्द मैंने यूज किया है। हालांकि उनको और भी आप लोक प्रशासन जब पढ़ेंगे तो उस लोक प्रशासन में आपको प्रशासन, उसके बाद शासन, उसके बाद सरकार, इस टाइप की बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई आपसे सरकार की बात करता है, तो सरकार को इस लेक्चर के बाद अगर देख के आप जाएं और कोई पूछ ले कि इस लेक्चर में आप पढ़ने के बाद बताओ सरकार क्या है, तो आप बता सकें कि सरकार क्या है। वह संस्था, आप ऐसे बोलेंगे, वह संस्था जो शासन का संचालन करती है। वह संस्था जो शासन का संचालन करती है वो क्या है? सरकार। अब देखिए, इसके और भी कई परिभाषाएं हो सकती हैं। अभी मेरा जो लक्ष्य है इस लेक्चर के माध्यम से कि आपको मूलभूत बातें दिमाग में, कुछ जैसे शासन आपके दिमाग में आ जाए कि शासन क्या है, तो उसका भी परिभाषा खैर हम देखेंगे आगे। सरकार क्या है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को भी आप समझ जाएं। इसलिए मैं अपने लेक्चर में छोटी छोटी बातों को भी शामिल करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि क्या है। देखिए, जो वह संस्था जो शासन का संचालन करती है वो क्या है? सरकार। शासन क्या है ये भी मैं आपको आगे लेक्चरों में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ अगर इसको मैं उठाऊंगा तो वो भी एक लंबा बन जाएगी बात, क्योंकि उसके लिए भी मैं आपको काफ़ी चीज़ें समझाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार के अंग होते हैं। सरकार के अंग में आप देखेंगे तो 3 चीज़ें हैं। एक होता है क्या? विधायिका। एक होता है विधायिका, दूसरा होती है कार्यपालिका, और तीसरा होती है न्यायपालिका। तो सरकार के 3 अंग, ये भी सरकार का एक अंग है, ये भी है, ये भी है। विधायिका क्या करती है? तो इसका काम है विधि बनाना, विधि का निर्माण। सिंपल भाषा में आप बोले कानून का निर्माण। कार्यपालिका क्या करती है? इस कानून का निर्माण जब ये कर देते हैं तो कार्यपालिका क्या करती है? उस कानून का क्रियान्वयन करती है, उस कानून को लागू करवाती है। क्रियान्वयन से दिक्कत हो आप लागू लिख सकते हैं, लागू करवाती है। और न्यायपालिका क्या करती है? तो न्यायपालिका देखती है कि क्या जो ये कानून बना हुआ है वो संविधान के हिसाब से बना है या नहीं बना है। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए हमारा केंद्र और राज्य हैं, आप भी ऐसा ही बोलिए कि ये क्या करती है? न्याय प्रदान करती है। अब देखिए, विधायिका जो है विधि बनाने के लिए, ये भी जैसे मैंने आपको राज्य समझाया कि राज्य रियल में भारत है और जो बाकी MP UP हैं ये सब क्या है? भारतीय राज्य हैं। तो इसलिए अगर आप देखेंगे विधि का निर्माण जो है 2 स्तरों पर होगा। एक तो होगा केंद्र के हिसाब से, मतलब केंद्र की विधायिका होगी, और एक कौन सी होगी? राज्य की विधायिका होगी। केंद्र की विधायिका की अगर हम बात करें तो केंद्र की विधायिका में आप देखेंगे कि एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। सुने ही होंगे ये सब बातें तो आप। और इन लोकसभा राज्यसभा को एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं? संसद। संसद बोला जाता है। तो ये केंद्र की बात हो गई। राज्य में भी देखेंगे आप तो कानून बनाने के लिए कौन कौन होगा? एक विधानसभा होती है, एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होता है। लेकिन विधान परिषद इच्छा पर डिपेंड करता है राज्य के कि विधान परिषद हमें बनाना है या नहीं बनाना है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद होगा उनमें तो ये दोनों मिलकर राज्य की विधायिका होंगे, और जिन राज्यों में ये नहीं है उसके लिए राज्य की विधायिका केवल क्या रहेगी? विधानसभा। यही कानून बनाएगी, और केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कानून बनाती हैं। कार्यपालिका भी अगर आप देखेंगे तो कार्यपालिका भी यहाँ पे 2 हो जाएंगे। अच्छा, कार्यपालिका को इस हिसाब से भी 2 समझ जाएंगे आप कि एक क्या है? केंद्र की कार्यपालिका है और एक राज्य की। हर राज्यों की अपनी अलग अलग CM हैं, उनके मंत्रिमंडल है। तो हर एक राज्य का अपना कार्यपालिका है, और हर एक केंद्र की भी, हर एक केंद्र क्या, केंद्र तो हमारा एक ही है, उसकी कार्यपालिका है। लेकिन चाहे वो राज्य की कार्यपालिका हो चाहे वो केंद्र की कार्यपालिका हो,
उसको दो पार्ट में अगर तोड़ना चाहें हम तो बोल सकते हैं एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, एक होती है राजनीतिक। जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग तो इस सारी डिटेल में आएंगी, मैं तो यहाँ एक व्यू दे रहा हूँ। राजनीतिक कार्यपालिका, और एक होता है क्या जिसको हम बोलते हैं वास्तविक, केवल वास्तविक लिख देता हूँ, वास्तविक कार्यपालिका। देखिए जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है इसका एक और नाम दिया जाता है क्या, इस अस्थायी कार्यपालिका, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्थायी कार्यपालिका। अब देखिए राजनीतिक कार्यपालिका मतलब क्या, केंद्र में जो मंत्री लोग हैं वो सभी मंत्री जो अभी हैं वो क्या कहलाएंगे, राजनीतिक कार्यपालिका, और वो अस्थायी होते हैं। अस्थायी क्यों, सरकार जैसे ही गिर जाएगी तो वो लोग, उन लोगों के पास अब ये कार्यपालिका वाली शक्ति नहीं रहेगी। तो जो मंत्री लोग रहते हैं वो एक निश्चित समय के लिए चुन के आते हैं, जैसे 5 साल के लिए आए हैं, बीच में सरकार गिर गई तो गए, या अगर पूरी सरकार चल भी गई तो अगले बार में पता नहीं वो आएगी कि नहीं आएगी। तो इसलिए ये क्या है, अस्थायी कार्यपालिका है। और वास्तविक या स्थायी कार्यपालिका मतलब क्या, जो नौकरशाह हैं। अब नौकरशाह है आपको लोक प्रशासन में सुनने को खूब मिलेगा, अभी यहाँ बस समझ लीजिए कि जो राज्य पीएससी और यूपीएससी के थ्रू जाते हैं लोग, कुल मिला के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन अधिकारियों को इसमें रखा जा सकता है। वो क्या है, वास्तविक कार्यपालिका। अच्छा ये भी ध्यान रखेंगे आप कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो लोग इतना नहीं पढ़े हैं, तैयारी किए हैं कि सब कुछ उनको पता है। मान लीजिए एक कोई नेता है वो कुछ नहीं पढ़े हैं लेकिन उनका प्रभाव ठीक ठाक है तो वो बन जाते हैं मंत्री जीतने के बाद, तो उनको क्या पता है। तो ये लोग क्या होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है उसके पास अनुभव और ज्ञान नहीं होता है। अनुभव और ज्ञान कौन किसके पास होता है, वास्तविक कार्यपालिका के बाद। जितना भी आप नियम कानून बनते हुए देखते हैं वो सारा नियम कानून ये वास्तविक कार्यपालिका ही बनाती है। देखा जाए तो मंत्री लोग तो आके उसको पेश कर देते हैं। चलिए तो ये बात आपने समझ लिया कि कार्यपालिका क्या करेगी, कानून जो बन गया है उन कानूनों को लागू करवाएगी, और ये केंद्र की भी है हमारे यहाँ, राज्यों की भी है, लेकिन चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, और स्थायी होती है और स्थायी, ये दोनों मिलते हैं केंद्र में भी और राज्य में भी। जैसे एमपीपीएससी की कोई तैयारी कर रहा है तो एमपीपीएससी के वास्तविक कार्यपालिका में चला जाएगा अगर सेलेक्ट हो जाएगा तो, और कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो फिर वो केंद्र के कार्यपालिका में चला जाएगा। अब बात है न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका के कार्य, इनके भी कार्य बहुत लंबे हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे वो सब आगे चैप्टरों में मिलेगा आपको। न्याय प्रदान करना, न्याय प्रदान करना मतलब क्या, जैसे मान लीजिए विधायिका जो है वो कोई कानून बनाई, केंद्र ने कोई कानून बनाया और वो कानून संविधान पर आधारित नहीं है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका क्या करेगा, उस कानून को लागू नहीं होने देगा, उस कानून को रद्द कर देगा। और क्या कर देगा, तो अगर कार्यपालिका, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए कभी केंद्र और राज्य के बीच में झगड़ा हुआ, किसी बात को लेकर तनाव हुआ, जैसे आप देखें पश्चिम बंगाल में अभी चल रहा था और भी अलग अलग राज्यों में से हुए हैं, तो केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कोई तनाव बनता है, कोई वाद होता है, विवाद होता है, तो उसका निपटारा कौन करती है, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका इस तरीके से न्याय प्रदान करती है। और सरकार के ये 3 अंग होते हैं, इन अंगों के बारे में आप अलग अलग आपके संविधान में ही चैप्टर मिलेंगे। विधायिका एक बार पढ़ेंगे, केंद्र की विधायिका, केंद्र की कार्यपालिका, फिर ऐसे ही राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, ऐसे ही जो न्यायपालिका पढ़ेंगे तो न्यायपालिका हमारा एकीकृत है, एक ही है, केंद्र राज्य की अलग अलग नहीं है। तो न्यायपालिका में आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ कोर्ट इस तरीके से पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में मैंने भारतीय संविधान की कुछ मूल विशेषताओं का जो पार्ट बचा हुआ था, कुछ बिंदु बचे हुए थे, उनको मैंने कवर किया। और यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताया कि मौलिक है, उधार का थैला है, नहीं है, क्यों। तो इसको समझ के आप अपने उत्तर में इसको शामिल करके अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं। और
फिर अगले लेक्चर में हम जब मिलेंगे तो किसी नए चैप्टर या किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।